हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बेसिक बट सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है पाइथन वेरिएबल्स। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं या फिर पाइथन में नए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी फाउंडेशन को काफी मजबूत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं आज के एजेंडे को कि आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल्स की डेफिनेशन को कि वेरिएबल्स होता क्या है। फिर हम जानेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। एंड थर्ड हम जानेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स के बारे में। एंड फोर्थ हम जानेंगे असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स के बारे में। एंड लास्ट हम जानेंगे स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटास के बारे में। तो अगर हमें वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट में अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है, अगर हमें वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से समझना है, तो हमें इन 5 जो टॉपिक्स है आज के एजेंडे के, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं आपको थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा और जब आप ये पूरी क्लास देख लेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इसके बाद काफ़ी प्रैक्टिस करनी है वेरिएबल्स की, तभी आप पाइथन को अच्छे से सीख पाएँगे। ये पाइथन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आपको इसको अच्छे से पहले क्लास को देख लेना चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होता क्या है? तो चलिए समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा है कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। क्या मतलब है इसका? कि वेरिएबल्स एक तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को। अब ये जो डेटा है वो हम किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा हो या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा हो या फिर फ्लोटिंग, जिसे हम डेसिमल वैल्यूज में जो डेटा होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर बूलियन, जिसे बूलियन को हम बोलते हैं, या तो कोई वैल्यू ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो ट्रू फॉल्स वैल्यूज को भी हम इस कंटेनर, जिसे हम वेरिएबल्स बोल रहे हैं, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए ये फ़ोल्डर है, ठीक है? और इस फ़ोल्डर का जो नाम है वो मैंने असाइन किया है ए, ठीक है? और मैं चाहता हूँ इस एम्प्लॉयी की जो डिटेल है, जैसे मान लीजिए मुझे इसका नाम जानना है। इसका जैसे नाम मैंने रखा रोहित, ठीक है? तो मैं रोहित नाम की जो वैल्यू है, डेटा वैल्यू है, जो कि एक टेक्सचुअल फॉर्म में है, तो अगर मैं इसको इसमें स्टोर करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये जो ए है, ये मेरा क्या कहलाया है? ये मेरा वेरिएबल्स कहलाया है, ठीक है? ये क्या है? मेरा वेरिएबल्स। अगर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखें, तो आपको शायद और अच्छे से भी समझ आएगा। ओके, मैं इसको जुपिटर पे करके बता देता हूँ। अब जुपिटर नोटबुक क्या है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी विस्तार से बात करी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए क्या है, ए में मैं रखना चाह रहा हूँ रोहित को, ठीक है? ये है रोहित। अब ये एक टेक्सचुअल फॉर्म में एक डेटा है। जब भी हमें टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा को लिखना होता है, वैसे इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? स्ट्रिंग। अच्छा, जब हमें कोई कमेंट लिखना होता है, जिससे हम चाहते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं ये एज अ कोड एग्जीक्यूट ना हो, तो हमें हैश लगाना होता है, ठीक है? तो जैसे मैंने इसमें लिखा स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा है। ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैं डेटा टाइप्स की जब अगली जो क्लास होगी मैं आपको उसमें अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझिए कि जैसे ये ए है, ये हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर है रोहित। और जो हम इस डेटा को, इस टेक्सचुअल फॉर्म के डेटा को जब हम लिखते हैं, तो हम उसके इस तरीके से कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है? डायरेक्ट हम रोहित नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम उसको कोटेशंस में लिखते हैं। अब जैसे मुझे इसको रन करना है, तो अब मैं लिखता हूँ कि प्रिंट करो ए को, तो ये मुझे डेटा दे देगा जिसमें ए में स्टोर्ड है रोहित नाम का डेटा। अच्छा, न्यूमेरिकल में भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू है बी, जिसमें मैं मान लो इसकी एज लिख रहा हूँ 25, ठीक है?
ये जो डेटा है ये हमारा इंट बोलते हैं, हम इंटीजर बोलते हैं इस फॉर्म को। इसको भी हम आगे डेटा टाइप्स की क्लास में समझेंगे। तो अगर मुझे जानना है कि बी में कौन सी वैल्यू असाइंड है या बी में कौन सा डेटा स्टोर्ड है, तो ये है 25। ठीक है, अब मैं ये भी जान सकता हूं कि ये जो डेटा है बी में ये किस टाइप का डेटा है। तो मैं इसके जो डेटा के टाइप्स को भी यहां से समझ सकता हूं। प्रिंट करो टाइप ऑफ बी डेटा को, तो ये मुझे बता देगा कि इसकी जो क्लास है वो इंट है, यानी कि इंटीजर है, वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म का डेटा है। अगर मैं बी को भी जानूं, सॉरी ए को भी जानूं कि ए जो है वो किस तरीके का डेटा है, तो मैं उसे भी यहां से समझ सकता हूं कि प्रिंट करो टाइप, मुझे टाइप जानना है तो आप ए को लिखो और आपके सामने आ जाएगी इसकी क्लास कि ये एक स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा है। ठीक है, वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको अगली जो क्लास है मेरी डेटा टाइप्स उसमें बताने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ भी बता दिया। चलिए अगली क्लास में भी हम इसको देख ही लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें हम और किस तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं? हम इसमें फ्लोटिंग डेटा, जिसे हम डेसिमल डेटा बोलते हैं, उसे भी हम स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 25.7, सॉरी 12.7। तो अगर मुझे इसको जानना है, प्रिंट करो सी को कि सी में कौन सा डेटा स्टोर्ड है, तो इसमें आ रहा है 12.7। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें एक चीज और देख लेते हैं, बुलियन जो डेटा जिसको मैंने आपको बताया ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू वाला। तो जब भी हम ट्रू या फॉल्स लिखते हैं तो ये भी एक टेक्सचुअल फॉर्म में, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स को कभी भी, जैसे हमने रोहित को लिखा, हमें एक स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा था, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसको या तो हम ट्रू लिखे या फिर हम फॉल्स लिखे, इसको डायरेक्टली ही लिखना है, हमें किसी तरीके का स्ट्रिंग नहीं लिखना है। अगर हमने कोटेशन में नहीं लिखना है क्योंकि वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर हमने कोटेशन में लिख दिया, अगर हमने इसके इस तरह से अगर हमने लिख दिया, तो ये एक बूलियन ना होके ये एक स्ट्रिंग डेटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो लिखना है इसको बूलियन फॉर्म में, ट्रू एंड फॉल्स में। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, ये अगर मैं स्ट्रिंग में करता हूं तो रेड हो जाता है, लेकिन अगर मैंने इसके कोटेशन हटा दिया, इसका मतलब ये अब ये बूलियन में है तो ये ग्रीन इसमें कलर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं यहां से भी कर सकता हूं। तो अगर मुझे जानना है कि डी में किस तरह का डेटा है, तो ये मुझे बता देगा कि डी में ट्रू है। ठीक है, ट्रू, डी में ट्रू है। फॉल्स को भी देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक ई वेरिएबल लेता हूं और उसमें मैं फॉल्स लिखता हूं और इसको रन करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ ई में कौन सा डेटा है, तो ये मुझे बता देगा कि ई में फॉल्स डेटा है। तो ये क्या है, ये ए बी सी डी ई, ये सब क्या है, ये एक तरीके के वेरिएबल्स है। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरह के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा डेसिमल जिसे हम फ्लोटिंग डेटा टाइप्स बोलते हैं उसमें हो, या फिर बुलियन हो, बुलियन इन द सेंस, या फिर वो डेटा ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो किसी भी तरीके के डेटा को हम इस वेरिएबल, इस कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। यही फर्स्ट पॉइंट हमारे को बता रहा था कि वेरिएबल्स क्या है, इसमें बताया गया है वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स है एक तरीके का कंटेनर, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ आ गया हो। तो चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को। वेरिएबल्स का जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये कह रहा है कि इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है इसका? देखिए, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं
तो उसमें जो वैल्यूज़ होती है, जिसमें हम जो वैल्यूज़ है, जो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, तो वो जो वैल्यूज़ है, तो कंप्यूटर हमें क्या करता है, उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर की मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, रैम जो है, उसमें स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। अब इसमें ये है कि जब तक वो जो प्रोग्राम है, जब तक हम उसको रन कर रहे हैं, जब तक तो ठीक है, वो उसमें स्टोर्ड है वैल्यू। लेकिन जैसे हमने उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, तो वो जो वैल्यूज़ हो जा जो वैल्यूज़ होती है, वो उसके बाद लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट उसमें वैल्यूज़ नहीं रह सकती। तो कहने वाली बात ये है इसमें कि जब तक हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जब तक हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस वेरिएबल में, जो उसमें स्टोर्ड डेटा है, तब तक तो वो उसमें स्टोर्ड है, लेकिन वो टेम्परेरी है। लेकिन जैसे ही हमने उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, तब वो जो वैल्यू थी वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाउंडेशन आपकी मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इसमें लिखा, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10। अब ये जो 10 है, ये कंप्यूटर की रैम में वहां पर मुझे यहाँ पे एक वो मिलेगी, एक लोकेशन मुझे मिलेगी। लेकिन ये जो लोकेशन है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे रन करना है x को, कि भाई मुझे प्रिंट करो x की वैल्यू को, तो ये मेरे को आंसर दे रहा है 10। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही मैं x को वैल्यू को, इसी x की वैल्यू को अगर मैं 20 करता हूं, ठीक है, तो क्या ये मुझे अब भी 10 देगा? देख लेते हैं। नहीं, ये अब मुझे 20 की जो हमारी वैल्यू जो मैंने न्यू असाइन करी थी, वो मुझे दे रहा है। ठीक है, अब इससे ये है कि जो 10 की जो वैल्यू थी, जो कि अब 20 मैंने उसी x के वेरिएबल में कर दी, तो परमानेंट तो यहां पर कुछ नहीं था। अगर ये परमानेंट होती तो x की वैल्यू 10 ही मुझे देता। अगर मैं उसमें 20 ऐड करता तो वो मुझे एरर शो करता कि नहीं, पहले तो x में 10 की वैल्यू असाइंड है, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता कि आप 20 की करो या 20 ऐड करो उसी x में। नहीं हुआ ना ऐसा, क्योंकि यहां पर हमारे को 20 जो 10 वैल्यू थी वो टेम्परेरी थी। अब अगर मैं x में 30 को करूंगा, तो ये 20 का रिजल्ट मुझे देगा ही नहीं। अब ये मेरे को क्या देगा? 30 का रिजल्ट, कि x की वैल्यू क्या है? 30 है। x की जो वैल्यू है, ओके मैंने इसको रन नहीं किया, हाँ, तो x की जो वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, हर एक जो ये होते हैं ना सेल, इनको रन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसने मुझे बताया 30। पहले क्या मैंने बताया कि पहले क्या थी 10, मैंने उसमें क्या किया कि x की वैल्यू को चेंज करा, ओवरराइट किया, मैंने उसमें किया 20, तब वो 20 मुझे शो गया। जब जैसे ही मैंने 20 किया, मैंने कहा नहीं, मुझे 20 नहीं, मुझे x की वैल्यू 30 चाहिए, तो मुझे वो 30 देगा। तो अब मैं जितनी बार भी x की वैल्यू को लिखूंगा, तो वो मुझे 30 ही देगा। ठीक है, तो टेम्परेरी मेमोरी हमारे को यहां पर मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती है। इसमें जो कंप्यूटर की जो रैम होती है, उसमें ही हमारे को टेम्परेरी लोकेशन हमारे को असाइन की जाती है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को टर्मिनेट किया, तो ये सब जितनी भी वैल्यूज है जो हमने किसी भी वेरिएबल में असाइंड की गई है, वो सब लॉस्ट हो जाती है। तो वो ये भी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ये स्टोर इंफॉर्मेशन करने के लिए एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यही है पॉइंट नंबर 2। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को, वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल्स का पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। इसमें लिखा है कि वेरिएबल्स अलाउ प्रोग्रामर टू रिफरेंस एंड मैनिपुलेट डाटा इफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स में जब हम काम करते हैं, तो वेरिएबल्स हमारे को अलाउ करता है, एक प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो दूसरे वेरिएबल से, अगर मान लीजिए मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, ठीक है, और मैं चाहता हूं जो ए में असाइंड डेटा है, मान लीजिए इस पर्सन का, इस एम्प्लॉय का नाम है
असाइंड, जैसे रोहित इसमें असाइंड है, और मैं चाहता हूं कि जब मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊं तो मैं चाहता हूं उसमें भी वही नेम असाइंड हो जो वेरिएबल्स ए में असाइंड है। तो जैसे ए इज इक्वल टू रोहित है, ठीक है, और अगर मैंने रेफरेंस लिया दूसरे वेरिएबल का, अगर मैंने ये एक नया वेरिएबल बनाया है और मैं चाहता हूं इसमें वही नेम असाइंड हो जो ए में है, तो मैंने इसका रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं बी देखूंगा तो मुझे भी रोहित ही नेम मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल करके ही बताऊंगा। तो इस चीज को हम कहते हैं रेफरेंस। तो वेरिएबल क्या है, वो अलाउ करता है प्रोग्रामर को कि वो रेफरेंस ले सकता है और वो उस वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स है, उस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि उस डेटा को वो मॉडिफाई भी कर सकता है और अपडेट भी इफिशिएंटली कर सकता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए मैं एक ले रहा हूं वेरिएबल x, ठीक है, या फिर मैं एक ए वेरिएबल ले रहा हूं और उसमें मैं असाइन कर रहा हूं वैल्यू 10 को, ठीक है, कि a की वैल्यू है 10। क्या a की वैल्यू 10 है? जी हाँ, a की वैल्यू 10 है। अब मैं चाहता हूं कि b की वैल्यू में वही वैल्यू हो जो a में है, यानी कि b इज इक्वल टू a। तो क्या b में मुझे वही वैल्यू मिलेगी? जी हाँ, मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो मेरे को a में मिली थी, क्योंकि a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू भी अब 10 हो गई है, क्योंकि b इज इक्वल टू a। तो इस चीज को, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे रेफरेंस। क्या कहेंगे? रेफरेंस, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन की। तो डेटा मैनिपुलेशन में अब हम क्या करते हैं कि मैंने क्या कहा था कि डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है या तो हम उस डेटा को मॉडिफाई कर दें या फिर हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स जो है वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि हम उस वेरिएबल्स, जो डेटा है वेरिएबल्स में, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस 5, कि मैं चाहता हूं कि a इज इक्वल टू a प्लस 5 हो, यानी कि 10 प्लस 5 हो, क्योंकि वैल्यू जो है a की वो 10 है। तो मैं इसको रन करके देख लेता हूं। मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट किया इस डाटा को और अब मैं चाहता हूं कि a की वैल्यू मुझे मिले। तो a की जो वैल्यू है वो मुझे मिलेगी 15, क्योंकि 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 होता है। अब मैं b को भी देख लेता हूं। अगर मैं b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो 10 था, b की वैल्यू क्या थी? 10 थी। वो हमें कैसे मिली? a के रेफरेंस से मिली। तो 10 जो थी इसकी वैल्यू 10 इंटू 2, क्या वैल्यू हमारे को मिलेगी? तो अगर मैं b की वैल्यू को देखूं तो मेरे को मिलेगी 20, क्योंकि 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो इतना जो पोर्शन था, वो हमारा क्या कहलाता है? डेटा मैनिपुलेशन। और इतना जो पोर्शन था वो हमारा कहलाता है डेटा रेफरेंस। तो ये है आपका रेफरेंस और ये है आपका मैनिपुलेशन, कि हम एक वेरिएबल्स, एक प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो डेटा से रेफरेंस लेके भी यूज कर सकता है और मैनिपुलेट करके भी यूज कर सकता है। आई होप आपको इतनी चीज, जो ये पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल्स में समझाने की थी, वो आपको यहां पे अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें एम्प्लॉय है, ठीक है। जैसे अभी तक हम वेरिएबल में एक एक करके ही डेटा ले रहे थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है एम्प्लॉयज नाम का, ठीक है। तो अगर मैं डेटा को एक सिंगल, अभी तक हम ले रहे थे, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल था ए, तो इसमें मैं डेटा ले रहा हूं इस एम्प्लॉय का, मान लीजिए इसका नाम रोहित है। ये वेरिएबल है, इसमें मैं डेटा ले रहा हूं इसका, जिसका नाम भरत है। मान लीजिए ये एक वेरिएबल है सी, इसमें मैं डेटा ले रहा हूं इस एम्प्लॉय का, जिसका नाम भावना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं जिसमें हम अभी तक a इज इक्वल टू रोहित कर रहे थे, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू भरत लिख सकते हैं। c इज इक्वल टू
भावना कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से हम स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम डाटा को इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है एम्प्लॉयज, और इसमें मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स डाटा को ले सकता हूँ, ठीक है? ऐसे भी ले सकते हैं, और इसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी रख सकता हूँ। मान लीजिए मैं 12 भी कर सकता हूँ, मैं फ्लोट भी कर सकता हूँ, जैसे 13.7 कर सकता हूँ, ट्रू भी कर सकता हूँ इसके साथ में, ठीक है? तो इस तरह से भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स में। इसको भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ताकि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में अच्छे से आ जाए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने लिया एम्प्लॉयज, ठीक है? ये एक वेरिएबल है जिसमें मैं डेटा ले रहा हूँ रोहित, भरत, भावना, और मल्टीपल ले लेते हैं हम। इसमें मैं ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है? कोई भी नंबर ले लिया मैंने। फ्लोटिंग ले लेते हैं 34.7, और बूलियन भी ले लेते हैं हम, जिसमें मैं ले रहा हूँ ट्रू, ठीक है? अभी तक तो हम देख रहे थे कि भाई हम सिंगल सिंगल वेरिएबल्स में एक सिंगल सिंगल डेटा ले रहे थे। हम मल्टीपल भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मुझे प्रिंट करो एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल्स को, इसमें कौन कौन से डेटा है, तो मुझे सेम वही डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो मल्टीपल डेटा को भी हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें, जो वेरिएबल समझाने का जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था डेफिनेशन का, वो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्योंकि समझना बेसिक ये जरूरी है। वेरिएबल्स क्या है? ये एक तरीके का कंटेनर्स होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ये डेटा हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, फ्लोटिंग फॉर्म में हो, यानी कि डेसिमल फॉर्म में हो, या फिर बूलियन जिसे हम ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये था। सेकंड पॉइंट था कि ये हमारे को टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन यानी कि रैम को यूज करने के लिए हमारे को अलाउ करता है, जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा को। जब तक हम उस डेटा को टर्मिनेट नहीं करते, जब तक वो डेटा उसमें स्टोर रहता है। जैसे हमने डेटा को उस टास्क को, जैसे हमने कोड को टर्मिनेट किया, तो वो डेटा भी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है? थर्ड जो पॉइंट था कि रेफरेंस का और मैनिपुलेट डेटा का, जिसको अभी हमने पढ़ा कि हम किसी भी वेरिएबल्स के दूसरे वेरिएबल्स के डेटा को रेफरेंस भी ले सकते हैं और डेटा को मॉडिफाई अपडेट करके मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो यही चीज थी इस स्लाइड में समझाने की, और आई होप आपको वेरिएबल्स का जो टॉपिक है ये अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए समझते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स के बारे में, कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पाइथन वेरिएबल्स की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है डायनामिक टाइपिंग का। डायनामिक टाइपिंग का मतलब ये है कि पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, द टाइप इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू असाइंड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पाइथन में कोई भी वेरिएबल्स पे काम करते हैं, कोई भी वेरिएबल पे कोई भी डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो डाटा आपका स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोटिंग हो, बूलियन हो, किसी भी तरीके का डाटा को हम जब उसमें स्टोर करते हैं, तो हमें उस वेरिएबल को असाइन करने की जरूरत नहीं होती कि आपको हम असाइन करें कि भाई इंटीजर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, या फिर स्ट्रिंग डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम फ्लोटिंग डाटा स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम बूलियन रिलेटेड डाटा स्टोर कर रहे हैं। ऐसा हमें उसमें बताने की उसको जरूरत नहीं होती है। पाइथन क्या करता है, इस तरह के जो हम कोई भी डाटा उसमें जो स्टोर करते हैं उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? जैसे ये एग्जांपल है x इज इक्वल टू 10। x की जो वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू ली 10 की, जो कि एक इंटीजर है। तो हमने इसको बताया नहीं है x को कि इसमें हम इंट को यूज करेंगे, नहीं।
पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि x की वैल्यू 10 है, जो कि इंटीजर है, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर हम उसी x में अगर हम वैल्यू जो ले, वो हम ले हेलो, जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्म में जो डाटा है, ठीक है, तो हमने इसको नहीं बताएगा कि भाई उसमें स्ट्रिंग हम यूज करेंगे, पाइथन इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। चलो मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि हमने वैल्यू ली x इज इक्वल टू 20, ठीक है, x इज इक्वल टू 20, तो अभी जो इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर में है। अब हमने तो इसको असाइन नहीं किया, हमने तो नहीं बताया x को कि ये जो 20 है ये इंटीजर है। अब पाइथन इतना स्मार्ट है तो अपना आप इसका जो डेटा टाइप है वो अपना आप इसको डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ x की वैल्यू को, तो ये मुझे बता देगा कि जो 20 वैल्यू है वो इंट है, यानी कि इंटीजर है। इसमें जो इसकी जो क्लास है उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को लिखूं अपराइट एआई स्किल्स, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं कि भाई मुझे बताओ कि टाइप क्या है अब x का, x की वैल्यू का। तो इसने मुझे बताया कि इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम। x इज इक्वल टू 16.9, जो कि एक फ्लोट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि प्रिंट करो टाइप ऑफ x। अब x की जो हमने लिखा है उसका डेटा टाइप क्या है, तो इसने मुझे बताया कि ये फ्लोट है। अब अगर हम बुलियन को भी देख लेते हैं, अगर आप x की वैल्यू में हमने लिखा फॉल्स, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मुझे बताओ कि टाइप करो वैल्यू ऑफ x, तो ये अब मुझे बता रहा है कि अब जो आपकी क्लास है x की वैल्यू जो कि फॉल्स थी, जो कि बुलियन है, अब आपकी जो क्लास है वो है बूल। तो मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स में जो वैल्यू है वो असाइन कर सकता हूं। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये इंट है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है या बुलियन है। पाइथन इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और इसे ही कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। क्या कहते हैं इसे ही? डायनामिक टाइपिंग। तो यही चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है कि डायनामिक टाइपिंग पाइथन वेरिएबल डू नॉट रिक्वायर एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, द टाइप इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू असाइंड। आई होप आपको ये चीज यहां तक अच्छे से समझ आई होगी। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स का है, जिसमें बताया गया है कि रिफरेंस टू मेमोरी लोकेशन। इसमें लिखा है कि वेरिएबल act as pointer to object in memory rather than directly holding the data itself। क्या मतलब है इसका? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो डेटा किसी भी फॉर्म में हमारे को मिल सकता है, जैसा भी हमने देखा, तो जब ये जो डेटा है जब वो स्टोर होता है तो वो स्टोर एक मेमोरी लोकेशन में होता है। वो जो वैल्यू है वो एक मेमोरी लोकेशन में होती है। तो वेरिएबल क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस लेके उस डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। जो मेमोरी लोकेशन जो वेरिएबल है, मान लीजिए ये एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और इसमें डेटा जो है वो स्टोर है राहुल, ठीक है। इसमें जो डेटा स्टोर है राहुल, तो ये जो राहुल है ये एक तरीके से मेमोरी लोकेशन पे कहीं एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है, ठीक है। ये एक स्टोर्ड डेटा है जिसकी कोई मेमोरी लोकेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी लोकेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसकी एक मेमोरी लोकेशन है किसी भी उसमें 173700 1, ठीक है, ये इसकी आईडी है मेमोरी लोकेशन की। तो ये जो इस आईडी का रेफरेंस को ही स्टोर करता है ये ए वेरिएबल। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि रेफरेंस लेता है ये, रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन।
ये जो मेमोरी लोकेशन है जिसमें स्टोर है ये राहुल डेटा जो एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, इस लोकेशन का रेफरेंस ही, इस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस ही ये वेरिएबल जो a है ये लेता है। जैसे इसमें अगर आप एग्जांपल देखें कि a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, और मैं कह रहा हूं कि भाई b की भी वैल्यू वही हो जो a में हो, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा कि भाई a की जो वैल्यू थी, a की जो वैल्यू थी वो हमारी 5 थी, तो अगर मैं b इज इक्वल टू a कर दो तो b की वैल्यू भी 5 ही हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे इनको देखना है कि जैसे b है वो भी सेम ही मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस ले रहा है जैसा भी हमने देखा था, अगर मुझे इनकी आईडी जाननी है कि भाई मुझे किस, जो एड्रेस बताओ उस मेमोरी एड्रेस का कि किस में ये जो 5 है या ये a है ये स्टोर्ड है, तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो अगर मैं कमांड लिखता हूं प्रिंट करो आईडी ऑफ a, ठीक है, और प्रिंट ऑफ आईडी ऑफ बी, तो मुझे इनकी लोकेशन भी मिल जाएगी यहां से। जैसे इसमें लिखा है कि 140733962552, और ये किसकी आईडी थी, ये ए की आईडी थी, मेमोरी लोकेशन एड्रेस था इसका। वही चीज अगर मैं प्रिंट ऑफ आईडी बी करूं तो उसकी भी सेम ही मुझे मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी जो कि है 14073392196255। अब जैसे मेरे सिस्टम में तो यही आ रहा है, हो सकता है जब आप ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने जो मेमोरी एड्रेस जो आएगा या लोकेशन आएगी वो कुछ अलग नंबर्स भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली होंगे भी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है जैसे a इज इक्वल टू 5, ठीक है, a इज इक्वल टू 5 यानी कि a की वैल्यू क्या है मेरी 5 है। मैं चाहता हूं कि b की वैल्यू भी वही हो, b की जो वैल्यू है वो भी वही हो, तो मैंने क्या किया b इज इक्वल टू a कर दिया। तो अब b की वैल्यू क्या मुझे वही मिली, हाँ मुझे 5 ही मिली। मैं चाहता हूं कि मुझे बताओ कि भाई प्रिंट करो आईडी। अभी हम अगर टाइप जानना है किसी भी वैल्यू का तो हम टाइप लिखते थे, लेकिन अगर हमारे को मेमोरी लोकेशन जाननी है तो हम लिखेंगे आईडी। तो आईडी बताओ किसकी, ए की बताओ, तो ये मुझे आईडी दे देगा जिसकी वैल्यू है 1407342782817784, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि क्या आईडी जो है बी की क्या वो सेम मुझे मिलेगी, देखते हैं। जी हाँ, वो भी मुझे सेम मिली है जो मुझे आईडी ऑफ ए मिली है, जैसे कि 1407342782817784। तो इसमें वही चीज बताने की कही गई है कि भाई अगर कोई भी डेटा स्टोर्ड है किसी भी वेरिएबल में, तो जो वेरिएबल है और वो जो स्टोर्ड डेटा है, तो स्टोर्ड डेटा का जो आईडी का जो रेफरेंस है वो हमारा वेरिएबल लेता है। तो वही चीज इसमें मैंने आपको बताया कि अगर मेरा ए की वैल्यू 5 थी और उसकी जो आईडी है अगर मैंने देखी तो वो कुछ ये निकल के आई है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए करता हूं मैं, अगर मैं बी इज इक्वल टू ए करूँ तो ए में जो भी स्टोर्ड वैल्यू जैसे 5 है तो वही जो रेफरेंस इसने ले लिया वो इसी लोकेशन का, तो अगर मैंने आईडी बी की जानी तो वो भी मुझे सेम ही मिली। अब मान लीजिए अगर मैं ए की वैल्यू को लिखता हूं 20, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे ए की वैल्यू असाइंड हो गई है 20, हाँ बिल्कुल असाइंड तो हो गई है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे टाइप बताओ, सॉरी, अब मुझे आईडी बताओ कि क्या इसकी भी चेंज होगी है आईडी मेमोरी लोकेशन की। तो अब मैं चेक कर लेता हूं इसको, तो आप देख पा रहे हैं तो आईडी जो है अब वो वैल्यू के साथ भी चेंज हो गई है। जैसे कि पहले जो ए की जो आईडी थी, एक मेमोरी लोकेशन जो थी वो थी 1407342782817784 थी, लेकिन अब जैसे ही मैंने वैल्यू को चेंज किया तो इसमें अब जो नई आईडी की लोकेशन आ गई है वो आ गई है 1407342782812264। तो ये दोनों
जो थी आईडीज, अब ये हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब फिर दोबारा से बी कोई वैल्यू को अगर अगर मैं इस पे बी की वैल्यू को देखूं, तो वो अभी भी 5 है, अभी भी 5 है जो पहले ए में थी। तो अगर मैं उसका टाइप आईडी देखूं अगर मैं इसकी, तो प्रिंट करता हूं मैं आईडी ऑफ बी को, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहेगी जो पहले वाली थी, क्योंकि मैंने उसमें कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं किया था। पहले भी बी 5 थी, अब भी 5 है, लेकिन जैसे ही मैंने ए की वैल्यू को 5 से 20 किया, तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन का जो रेफरेंस था वो भी हमारा चेंज हो गया था। तो यही चीज इसमें बताई गई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है फ्लेक्सिबल यूजेज। इसमें बताया गया है कि अ वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ड्यूरिंग रन टाइम। देखिए, जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम वेरिएबल में बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम उसको स्टोर करते हैं, रन करते हैं, और मान लीजिए हमने एक डेटा लिया है, जैसे इस वेरिएबल का नाम है डेटा, जिसमें 100 कोई वैल्यू हमने ली है, ठीक है। अब अभी ये इंटीजर है, इसी प्रोग्राम में ये जो इतना प्रोग्राम है, ये एक इतना प्रोग्राम है, इसमें अभी जो वैल्यू है डेटा की वो 100 है। अगर मैं उसको टाइप भी मैंने उसको लिखा, ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, डेटा में मैं चाहता हूँ कि पाइथन को लिखो, जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा है। तो मैंने इसको अगले उसमें टाइप किया कि भाई टाइप भी जानना है मेरे को कि अब डेटा का टाइप क्या हो गया है। फिर मैंने एक डेटा में स्ट्रिंग एक लिस्ट ली। लिस्ट क्या होता है वो अभी हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि ब्रेसिस में 1 2 एंड 3 लिखा, जिसमें हम इसको लिस्ट कहते हैं पाइथन में। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका प्रिंट करो कि अब इस जो डेटा है अब इसका टाइप क्या हो गया। तो प्रोग्राम एक है, लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो ये रन टाइम, जो टाइम टू टाइम ये अपना आप इसके जो क्लासेस है वो चेंज होने को लग जाएगी। चलिए मैं इसको ना एग्जांपल प्रैक्टिकल की तरह आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए डेटा मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैं 100 वैल्यू ली है मैंने, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई प्रिंट करो टाइप ऑफ डेटा को। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं डेटा की जो वैल्यू है उसको चेंज करना चाह रहा हूं, और मैं एक स्ट्रिंग लेना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा पाइथन इज ऑसम, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूं कि अब इसका जो टाइप है वो अब कैसा हो गया है। तो अब मैं इसका टाइप जानना चाह रहा हूं, तो वो मुझे जैसे ही ये प्रोग्राम ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जीक्यूट होगा, तो ये अपने आप चेंज होता चला जाएगा इसका जो रिजल्ट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो वेरिएबल्स में जो डाटा है उनके टाइप्स ही देख रहा हूँ कि क्या वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई डेटा की जो मैं वैल्यू है ना, मैं ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसका टाइप क्या होगा। अब जैसे ये मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो देखो अब अपने आप ही कि इस टाइम तक जब इसने यहां तक एग्जीक्यूट किया, जब प्रोग्राम ने यहां तक एग्जीक्यूट किया, तब तक ये इंट था। मैंने बोला कि भी डेटा जो 100 है, तो मुझे प्रिंट करके बताओ कि अब इसका टाइप क्या है। तो इसने मुझे बताया कि अब इसका टाइप इंट है। जैसे ये प्रोग्राम और आगे बढ़ा, तो जब मैंने डेटा की वैल्यू को चेंज किया, जब इसमें लिखा कि पाइथन इज ऑसम जो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जब मैंने बोला कि भाई प्रिंट करो टाइप क्या है अब डेटा का, तो जब इसने मुझे बताया कि अब ये स्ट्रिंग हो गया है। जब मैंने बोला, जब ये और आगे बढ़ा, तो जब मैंने इसमें लिखा कि भाई डेटा की अब वैल्यू जो है वो ट्रू कर दो अब,
तो अब मैंने बोला कि अभी प्रिंट करके बताओ कि अब डेटा का टाइप क्या है। तो अब इसने जो रिजल्ट मुझे दिया वो दिया बूलियन की। नहीं, अब आपका जो डेटा का जो टाइप है वो बूलियन है। तो एक प्रोग्राम में जब भी वो प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो रन टाइम जो है वो डेटा वैल्यूज के साथ भी अपना आप चेंज हो गई है। अगर हम चेंज नहीं करते तो वो हमारे को एग्जैक्ट रिजल्ट दे देता है। अगर हम उसको चेंज कर देते तो वो हमारे को चेंज्ड रिजल्ट रन टाइम में दे देता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि इसमें ये हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है पाइथन, कि हम जो भी डाटा को जो भी स्टोर करते हैं, जब उसके डिफरेंट डाटा टाइप्स हम उसमें काम करते हैं तो ड्यूरिंग द रन टाइम वो हमारे को वैसे ही रिजल्ट दे देता है। तो आई होप आपको अब जो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स है वो अब यहां से अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स के बारे में, कि अगर हमें वेरिएबल का नाम रखना है तो उसके भी क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। अभी हम वैल्यूज पे बात नहीं करेंगे, डेटा टाइप्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे इस पोर्शन की। ठीक है, कि हमें अगर इसका नाम रखना है तो उसकी भी क्या क्या वैलिडिटी हो सकती है, उसके भी क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी हम गलतियां कर देते हैं कि हम इनवैलिड भी नाम रख देते हैं, जिसमें फिर हमारे को एरर शो होता है इस तरह से, जो ये रेड है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर ए से लेके जेड तक, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हो अल्फाबेट्स के या फिर वो बिग लेटर हो अल्फाबेट के ए से लेके जेड तक। हम अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। इट कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। हम अल्फा न्यूमेरिक जो कैरेक्टर है उनको भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा VAR वेर 123, ये भी एक वैलिड है। हम इस नाम के वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, एज एंड एज आर डिफरेंट। एज, जिसमें एज में इस वाले एज में जो ए है अल्फाबेट का जो ए है वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन ये इसमें जो एज है वो अल्फाबेट का वो बिग लेटर में है। तो ये केस सेंसिटिव है, इसमें ये चीज दोनों है वो एक नहीं, वो अलग अलग होगी। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड जैसे एग्जांपल है क्लास, डेफ, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। देखिए ये जो है, ये जो चार्ट है ये हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड है, जिनको हम जो यूज है वो वेरिएबल्स के तौर पे नहीं कर सकते। इनका जब यूज होगा पर्टिकुलर, इनकी एक अलग कंडीशन है, ये कब कहां कहां पर यूज होगी। लेकिन अगर हम कहें कि एंड वेरिएबल में हम 1 2 3 लिखे, नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि एंड जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन में। इसका जो इस्तेमाल है वो एंड के तौर पे किया जाएगा। ब्रेक का जो यूज है वो ब्रेक के जब हम यूज करेंगे उसमें किया जाएगा। तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड की जो लिस्ट है, ये जो चार्ट है, इसके अलावा हम कोई भी वर्ड हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, बस इनका वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको कुछ इस पे एग्जाम्पल करके प्रैक्टिकल करके आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा डेटा। ठीक है, डेटा में मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ 100। ठीक है, तो अब मैं इसको देख लेता हूँ क्या डेटा में वैल्यू आ गई मेरी 100, बिल्कुल। लेकिन क्या मैं कहूँ कि ये जो डेटा है ये भी मुझे वही 100 वैल्यू देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये वाला डेटा और इस वाले डेटा में अंतर है। ये एक स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट था और इसमें जो डेटा है वो बिग लेटर का है, तो ये मुझे असाइन नहीं करेगा, ये मुझे एरर शो कर देगा, नेम एरर का। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा था कि हम इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी ले सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन। तो मैं कह रहा हूं कि भाई डेटा डेटा 1 2 3, मैंने ये वेरिएबल का नाम लिया है और मैं कह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो असाइन करो 100। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रिंट करो डेटा 1 2 3, क्या ये मुझे देगा ये वैल्यू? हाँ, ये मुझे दे देगा, ये वैलिड है। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्मॉल लेटर का हमने इस्तेमाल करा, जैसे ये डेटा है। हम इसमें बिग डेटा
जो बिग जो अल्फ़ाबेट है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डेटा, जो कि बिग लेटर में है ये अल्फ़ाबेट्स। मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो 200 है, ठीक है? तो क्या ये मुझे देगा वैल्यू? हाँ, ये मुझे वैल्यू देगा। अच्छा, इसमें हम अंडरस्कोर को भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा डेटा अंडरस्कोर 007, ठीक है? ये मैंने वेरिएबल का नाम रखा और मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है? तो क्या ये मुझे वैल्यू देगा? हम इसको चेक कर लेते हैं। डेटा अंडरस्कोर 007, क्या ये वैलिड है वेरिएबल नेम? हाँ, ये वैलिड है। लेकिन हम जो वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो नंबर से नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा टू डेटा इज इक्वल टू राहुल, तो क्या ये मुझे रिजल्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि नंबर से हम किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, पहले आप वेरिएबल में आप अल्फाबेट को ले आओ, उसके बाद आप 2 लिखो और फिर आप बेशक अपना जो डेटा जो आप लिखना चाहते हैं, जो वैल्यू साइन करना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, आप जब लिखो तब ये आपका वैलिड होगा। जैसे डेटा 2, तो ये आपका वैलिड होगा, ठीक है? तो यही चीज़ इसमें बताई गई है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके पीछे भी रूल्स होते हैं। जब आपको वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करना होता है, तो ये वो चीज़ उसमें बताई गई है, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स के बारे में, कि हम वेरिएबल्स में जो वैल्यूज है उसको किस किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह से असाइनमेंट्स है। जैसे कि सिंगल असाइनमेंट बोलते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल में एक तरह के वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5, ठीक है? y इज इक्वल टू हेलो, ठीक है? मल्टीपल भी हम कर सकते हैं एक ही लाइन में। जैसे a कोमा b कोमा c इज इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा पाइथन, ठीक है? जैसे जब हमारे को रिजल्ट मिलेगा तो वो कुछ इसी तरह से मिलेगा कि ए की जो वैल्यू है, इसका मतलब ये कि ए की जो वैल्यू है वो आपकी 1 है, बी की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है और सी की जो वैल्यू है वो आपकी पाइथन है, ठीक है? तो अभी तक तो हम इस तरह से लिखते थे कि भाई एक्स की वैल्यू 5 लिखो, वाई की वैल्यू हेलो लिखो, ठीक है? हमने क्या किया, इसको एक ही लाइन में किया। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट इन वन लाइन, ठीक है? हम इस तरह से भी कर सकते हैं। थर्ड है सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल में हमें सेम वैल्यू रखनी है। जैसे x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि x इज इक्वल टू 12, ठीक है? y इज इक्वल टू, मैंने लिखा हेलो, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि आप प्रिंट करो x को, प्रिंट करो आप y को। इसने मुझे दिखा दिया कि x की जो वैल्यू है वो 12 है, y की जो वैल्यू है वो हेलो। हमने सिंगल सिंगल किया। सेकंड था हमारा कि हमें क्या करना है। जैसे a b c इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं a की जो वैल्यू है वो 10 है, b की जो वैल्यू है वो आपकी 20 है और c की जो वैल्यू है वो आपकी राहुल है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि आप प्रिंट करो a कोमा b कोमा c को। तो क्या ये मुझे वैल्यू देगा? बिल्कुल देगा, कि a की जो वैल्यू आपकी 10 है, b की जो वैल्यू है आपकी 20 है और c की वैल्यू आपकी राहुल है। मैं चाहता हूं कि चलो मैं इनमें से भी सिंगल एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ वैल्यूज को। जैसे मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ मुझे, तो a की इसने मुझे वैल्यू बता दी 10। मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट करो b की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि b की वैल्यू आपकी 20 है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे c की वैल्यू प्रिंट करके बताओ। तो ये मुझे c की वैल्यू बता देगा कि वो
राहुल है। ठीक है, चलिए अब इसमें था कि एक सिंगल वैल्यू है और मल्टीपल वेरिएबल है, तो मैं चाहता हूँ कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करो x की वैल्यू, क्या मुझे 10 मिलेगी? मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो y की वैल्यू, क्या ये मुझे 10 मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो z की वैल्यू, क्या ये मुझे रिजल्ट देगा 10? बिल्कुल, इसने मुझे वही दिया। तो ये वही चीज़ है कि आप कैसे इसमें परफॉर्म कर सकते हो टास्कों की, वैल्यू आपकी सेम है लेकिन मल्टीपल वेरिएबल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलिए लास्ट हम देखते हैं स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा को। तो इसमें लिखा है कि असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल, जैसे एक जो डाटा है, बेसिकली इसका जो है कि हमें वेरिएबल में कैसे डाटा को स्टोर करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, ये उसी के ऊपर है। जैसे इसमें लिखा है कि असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 8। अगर मुझे परफॉर्म करना है ऑपरेशन किस पे, अगर हमें एक सम रिजल्ट चाहिए x प्लस वाई का, तो ये मुझे दे देगा कि हाँ x जो है आपका 6 है और y जो है आपका वो 8 है। अब मैं चाहता हूँ इसको प्रोडक्ट भी कराना, तो x मल्टीप्लाई y कर देगा तो मुझे वैसे ही रिजल्ट दे देगा। तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ भाई प्रिंट करो आप सम को और प्रोडक्ट को, तो ये मुझे वही चीज दे देगा कि सम आपका 14 आया, x प्लस वाई यानी कि 6 और प्लस 8 इज इक्वल टू 14, एंड प्रोडक्ट जो हमारा 6 इंटू 8 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 8, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारा 48 आएगा। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो इसमें भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि x की वैल्यू जो है वो है 12 एंड y की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप प्रिंट करो वैल्यू ऑफ x एंड प्रिंट करो आप वैल्यू ऑफ y को। ठीक है, वो मुझे प्रिंट करके भी दे देगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रिंट करो x प्लस वाई को। मैं चाहता हूं कि आप प्रिंट करो x मल्टीप्लाई वाई को। ठीक है, तो अब ये मुझे रिजल्ट दे देगा कि भाई मैंने बोला कि प्रिंट ऑफ एक्स करो, उसने बताया कि आपका 12 है। मैंने बोला कि आप प्रिंट ऑफ वाई करो, उसने बोला मुझे आपका जो वाई की वैल्यू 15 है। मैंने कहा कि प्रिंट करो एक्स प्लस वाई को, तो उसने बताया कि ठीक है 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 है। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिंट करो एक्स मल्टीप्लाई वाई को, तो उसने करा 12 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपका 16 रिजल्ट आ गया। तो यही है कि आपको कैसे डाटा को स्टोर करना है, फिर उसके बाद कैसे मैनिपुलेट करना है, यही चीज इसमें बताई गई है। ओके, दूसरा देखते हैं। इसमें एक वेरिएबल है टेम्प नाम का, जिसमें जो डाटा हमने एक स्ट्रिंग की फॉर्म में जो स्टोर किया वो है टेम्परेरी डाटा। तो मैंने जैसे इस डाटा को प्रिंट किया टेम्प को, तो ये मुझे बता देगा कि हाँ ये जो डाटा है ये टेम्परेरी डाटा है। अब मैंने क्या किया, उसी डाटा में जो उसकी वैल्यू है उसका चेंज कर दिया, जो कि 42 बना दिया, रीअसाइन कर दिया। तो अब मैं अगर उसकी जो वैल्यू है उसको देखूंगा टेम्प को, तो वो मुझे 42 देगी। चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके। वैसे इस तरह के हमने काफ़ी सारे एग्जांपल देख लिए हैं, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें मैंने लिखा एक वेरिएबल टेम्प, जिसकी जो वैल्यू है वो मैंने लिखी टेम्परेरी डाटा। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। मैंने लिखा कि आप प्रिंट करो टेम्प को। ठीक है, और फिर मैं मान लो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा हूँ। देखो जो फ्लेक्सिबल यूजेस का जो टॉपिक था ना, वो अब देखो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। मैंने अभी एग्जीक्यूट एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं कर रहा मैं प्रोग्राम को, मैं एक ही प्रोग्राम में हर चीज कर रहा हूँ। वो जैसे रन होगा ना, वो अपना टाइम टू टाइम अपना मेरे को रिजल्ट दे देगा कि देखो इस टाइम तक ये क्या रिजल्ट देगा, और जब मैं आगे जब लिखूँ तो उस टाइम पे मुझे क्या रिजल्ट देगा। तो वो जो फ्लेक्सिबल यूजेस का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे काम आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि टेम्प की जो वैल्यू है वो आप 200 कर दो, और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो
टेम्प को। तो अब ये मुझे रिजल्ट दे दिया कि जब इसने यहाँ तक ये आया था, तो जब तक मेरा रिजल्ट था वो टेम्परेरी डाटा का था। जब मैंने इसकी वैल्यू को चेंज किया टेम्प को, जब इसको 200 किया तो इसने मुझे वैल्यू दे दी 200। तो यही चीज है आपको समझाने की, और यही चीज थी वेरिएबल्स के बारे में जो आज हमने यहाँ तक समझा और सीखा कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये जो पाइथन की जो स्टार्टिंग है वो इसी से ही होती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम पाइथन करेंगे तो ये चीजें बार बार हमारे काम में यूज होगी। तो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ आई होगी। आज हमने काफी डिटेल में थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल वे में समझा कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये आज की क्लास काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आज की जो ये वीडियो है इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो पाइथन सीखना चाहते हैं या डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डोमेन्स में नॉलेज गेन करना चाहते हैं या उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो और चैनल जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।